नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुजर, राजेंद्र सर गुरुकृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आरएस प्री के लिए और ईओआरओ के लिए पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसमें संविधान सभा कंप्लीट हो गई थी, संविधान की विशेषताओं के प्रश्न भी कंप्लीट हो गए और कल हमने प्रस्तावना के बारे में प्रश्न देख लिए थे। आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में, बोले तो मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी प्रश्न आपको आते हैं, एक बार प्रश्न संख्या लिखकर और उसके सामने आंसर लिख के कमेंट करना, जिससे आपको ये खुद को पता लगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं। ये टॉपिक सबका पढ़ा हुआ है, इजी टॉपिक है और मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों के पूरे में से पूरे इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में सही होने चाहिए। आप लोग जुड़े हुए हो तो सबसे पहली बात आती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पहले प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकार भारत में मौलिक अधिकारों का उद्भव हुआ है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनका उद्भव कहाँ से हुआ है। ये सबसे पहला प्रश्न यहाँ आता है। पहले आपको मैं बता दूं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किसे कहते हैं। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार जनता के वे अधिकार जिन्हें राज्य गारंटी के रूप में उपलब्ध करवाता है। कौन उपलब्ध करवाता है? राज्य। जिन्हें राज्य गारंटी के रूप में उपलब्ध करवाता है उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब आप कहोगे सर राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं? कि वे सभी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़ी रहती है उसे ही हम राज्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि स्टेट राज्य पाकिस्तान हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, ऐसे राज्य नहीं होते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 में बाकायदा राज्य की परिभाषा लिखी हुई है और राज्य की परिभाषा क्या लिखी हुई है कि वे सभी संस्थाएं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़ी हुई होती है और लाभ को प्राप्त करती रहती है उसे हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। क्या हाईकोर्ट को राज्य में शामिल किया गया? क्या सहकारिता समिति को, एनजीओस को क्या राज्य में शामिल किया गया है? क्या बिल्कुल एनजीओस को राज्य में शामिल किया गया। लेकिन हाईकोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके तथ्य स्पष्ट नहीं निकल के आते हैं कि वो राज्य में है या नहीं है। इसके बाद में बात कर रहे हैं हम मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार आप सबको पता है कि मूल संविधान में हम अगर बात करते हैं तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे भाई? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। एक तो ये प्रश्न आ सकता है कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 ही मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है भाई? 6 मौलिक अधिकार है। अब जो 6 मौलिक अधिकार है जिनमें से कौन सा हट चुका है भाई? तो ध्यान रखना, संपत्ति का मौलिक अधिकार हट चुका है। जो संपत्ति का अधिकार था उसे अभी हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया भाई? हटा दिया गया है। एक तो इस चीज का ध्यान रखना। अब संपत्ति का अधिकार सर किन अनुच्छेदों में था? तो संपत्ति का अधिकार एक अनुच्छेद था 31, उस 31 में था। तो सर पूर्ण रूप से हटा दिया था क्या? बिल्कुल। इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कौन से के तहत? 300 क के तहत कानूनी अधिकार। अतः वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो 300 क के तहत कानूनी अधिकार है। ये बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसी सारी चर्चाएं हम क्लास के माध्यम से कर चुके हैं। पहले प्रश्न की आज चर्चा करते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों का उद्भव हुआ है 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। आप सबको पता है कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी वो अंग्रेज अधिकारी थे ब्रिकेन हेड। कौन थे भाई? ब्रिकेन हेड। उस ब्रिकेन हेड ने चेतावनी दी थी कि भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, तो आप संविधान का जो प्रारूप होगा उसके निर्माण के लिए मांग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है अगर आप संविधान के बारे में इतना ही जानते हो तो हमें एक छोटा सा प्रारूप बना के दो। ऐसी चेतावनी अंग्रेज अधिकारी ब्रिकेन हेड ने दी थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली नेहरू रिपोर्ट ने लगभग 1 माह के भीतर एक ऐसा प्रारूप तैयार किया था। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माण का एक असफल प्रयास
भारतीय संविधान निर्माण का एक असफल प्रयास सबसे पहले जो किया गया था वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था, ब्रिकेन हेड की चेतावनी पर किया गया था। और उसी के माध्यम से, उसी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से हमने हमारे मौलिक अधिकारों का उद्भव इनसे भी मानते हैं। तो ये 1% तो ऑप्शन तो सही है। संविधान सभा की पटेल समिति, संविधान सभा में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति थी जिसे हम मौलिक अधिकार समिति कहते हैं, जिसे वल्लभ भाई पटेल समिति भी कहते हैं और मौलिक अधिकार समिति भी कहते हैं। उससे भी मौलिक अधिकारों का बिल्कुल उद्भव हुआ है, ये बात भी सही है। तीसरी बात आती है अमेरिका के संविधान से, बिल्कुल मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से भी लिए गए हैं। और मानवाधिकार जो हमारे संरक्षण है उनसे भी हमने, मानवाधिकारों के जो संरक्षण है उनसे भी हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। ऐसे 4 आधारों पर हमने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में लिया तथा उद्भव हुआ उनका। तो ये सारी की सारी बातें सही है, उपयुक्त सभी सही होगा कि भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार है उनका उद्भव नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौलिक अधिकार समिति से भी हुआ है और अमेरिका के संविधान से भी हमने इसका उद्भव माना है। तो उपयुक्त सभी आंसर होंगे 4 नंबर। जिसका भी 4 नंबर आंसर सही है उसका सही, अन्यथा गलत है आपका। ठीक है, थोड़ी सी तैयारी की आपको आवश्यकता है। देखिए भाई, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कितने प्रकार का प्रतिबंध है। देखो पहली बात तो आती है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है अनुच्छेद 19 में। कौन से में मिली है? अनुच्छेद 19A में मिली हुई है। लेकिन उसमें जो प्रतिबंध होता है, जैसे अनुच्छेद 19 के तहत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई है, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(a), फिर आता है B, फिर आता है C, फिर आता है D, E, F और G। अब ध्यान रखना 19 ही है इसके अंदर। अब 19A में हमें प्रेस की स्वतंत्रता तथा विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। B जो है उसमें हमें जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो हमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता C के अंदर है। B में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है और कहीं भी हमें ये जो F वाला है, F वाला, इसमें हमें संपत्ति संरक्षण की एक स्वतंत्रता थी उसको हटा दिया। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 31 के साथ में अनुच्छेद 19A(F) को भी हटा दिया गया था। अतः हमारे पास अनुच्छेद 19A, B, C, D, E और G बचता है, F नहीं बचता है। तो F को भी अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति संरक्षण की जो स्वतंत्रता थी उसको हटा दिया गया था। अब मूल बात आती है कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमें कितने प्रकार से प्रतिबंधित हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में जो पहली स्वतंत्रता है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें 8 प्रकार से प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो C नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा। जिसने भी C किया उसका सही है, अन्यथा गलत है। चलो अगले प्रश्न पे। देखो मैं पूरी डिटेल्स भी बता सकता हूं, लेकिन अभी आपके पास भी पता है कि समय नहीं है। सबको पता है मौलिक अधिकार 6 है, कौन कौन से हैं, समस्या शोध करना है, शिक्षा सर्वे पर है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऐसे पूरे के पूरे आपको याद है, उनमें कितने आर्टिकल आते हैं वो सारी बातें हम करने वाले हैं। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है? अब ध्यान देखिए, अगर आपातकाल लग जाता है, ध्यान देना, आपातकाल लग जाता है तो आपातकाल के समय सबसे पहले जो निलंबन होता है, अगर सबसे पहले जो निलंबन होता है वह कौन सा अनुच्छेद होता है? सबसे पहले निलंबन जो होता है अनुच्छेद 19। सबसे पहले भारतीय मौलिक अधिकारों में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सबसे पहले निलंबन होता है? सबसे पहले कौन सा होता है? अनुच्छेद 19 निलंबन होता है। ये बात तो किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? 358 में लिखी हुई है। लेकिन 359 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 359 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार है वो सब इस आपातकाल की स्थिति में क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबन हो जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे। वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 359 में प्रावधान है। और आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले जो आर्टिकल निलंबन होगा वह कौन सा होगा? अनुच्छेद 19 होगा। ये बात किस अनुच्छेद में लिखी हुई है? 358 में लिखी हुई है। लेकिन अगर आंतरिक अशांति की वजह से, जिसे हम सशस्त्र विद्रोह शब्द हो गया आजकल, तो उसके वजह से आपातकाल लगता है तो उसमें भी अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। मैं फिर बोल रहा हूं,
अगर आपसे पूछे आपातकाल की स्थिति में कौन सा आर्टिकल निलंबन नहीं होते हैं, तो 20 व 21 को छोड़कर सारे निलंबन हो जाते हैं, 20-21 नहीं होते। सबसे पहले निलंबन कौन सा होता है? अनुच्छेद 19 होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यदि राज्य में या देश में आपातकाल की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के कारण हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 19 भी निलंबित नहीं होगा। ये भी आपको मैं बता देता हूं। चलो अगली बात करते हैं। तो ये तो आपको बता लग गया 359, इसमें आंसर सी होगा। 358 डबल ऑप्शन आ गया। 365 आपको पता है क्या है? 365 बता देता हूं कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेश की बार बार अवहेलना कर रही होती है, तो केंद्र सरकार इसी अनुच्छेद 365 की अवहेलना के आधार पर उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करवा सकती है। तो ध्यान रखना 365 क्या कर रहा है? राज्य को केंद्र की अवहेलना करने से रोकता है कि आप बार बार उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन के पूर्व संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था? तो ध्यान रखना, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। जो संपत्ति का अधिकार था वह 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत उसे क्या कर दिया गया था? अनुच्छेद 31 को, जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या कर दिया था? हटा दिया गया था। और इसको क्या बना दिया गया था? कानूनी अधिकार 300 के तहत बना दिया गया था। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 31 में था। वो किस में था? अनुच्छेद 31 में था। अब 19 में क्या है? मैंने आपको बताया 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 20 में क्या है? अपराध में दोष सिद्धि का है। 22 में क्या है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना। बोले तो गिरफ्तारी से संरक्षण का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 22 में है। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी डिटेल्स और बाद में बात करते हैं। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? कि इनमें से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। देखो सभी न्यायालयों में तो अधीनस्थ न्यायालय भी आ जाते हैं, अपने एक संस्थाएं भी आ जाती है, तो सभी न्यायालय तो नहीं हो सकता। तो इसमें क्या आएगा? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, और ये 5 प्रकार की रिट 226 के तहत करता है। लेकिन रिट के मामले में जो दोनों की तुलना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की, उच्च न्यायालय की, तो रिट के मामले में दोनों में से किसको शक्ति ज्यादा प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को शक्ति ज्यादा प्राप्त है। इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। बोलो यहां तक को दिक्कत है? चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं कर सकता है जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उपयुक्त सभी। देखो भाई, अनुच्छेद जो 15 होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 में आता है, जैसे हम बात करते हैं, मैं आपको सभी आर्टिकल बता देता हूं। 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग देखना बेटा। एक ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं आपको यहां बता देता हूं। यहां है समस्व शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। समस्व शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। समस्व शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। और एक और ट्रिक याद होना चाहिए आपको, 54, 24, 24। अब यहां सम से देखना आप क्या होता है? सम्मिस होता है समता का अधिकार, ना कि समानता का अधिकार, समता का अधिकार। ठीक है। सौमिस क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो भी ये 6 अधिकार है। आपको पता है 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में जो था उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये बताओ गुरुजी 54, 24, 24 क्या है? तो इनके सामने लिख दो। पहली संख्या है आपके 5, दूसरी संख्या है 4, तीसरी है 2, फिर 4, फिर 2 और फिर 4। गुरुजी इनका मतलब क्या है ये बता दीजिए। देखो हम बताते हैं आप लोगों को, तो ध्यान रखना जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख अगर हम बात करते हैं तो 12 से 35 तक है, लेकिन 12 में और 13 में क्या है? हमारी सामान्य जानकारी है। 12 में तो क्या राज्य की परिभाषा और 13 में क्या है? आंशिक न्यायिक पुनरावलोकन कि संसद या संविधान सभा कोई ऐसा कानून का निर्माण नहीं करी होगी या संसद नहीं कर सकती जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो, और यदि संसद कोई ऐसा कानून बना भी देती है जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह कानून स्वतः ही शून्य घोषित हो जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 13 के तहत। अतः हम कह सकते हैं भारतीय संविधान का सर्वश्रेष्ठ आर्टिकल कोई है तो अनुच्छेद 13 ही है। भारतीय संविधान का सर्वश्रेष्ठ आर्टिकल अनुच्छेद 13 है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर ऐसे कानून थोपने से रोकता है जिससे हमारा उल्लंघन हो, तो पहले ही रोक देता है। कौन सा? 13। और मूल रूप से 14 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें हमारे जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिए, पहले अधिकार जो समता का अधिकार उसमें कितने आर्टिकल हैं? 5। अब 5 आर्टिकल है तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 14 से स्टार्ट करेंगे। 14, 15, 16, 17 और 18। बोलो 5वें। 14, 15, 16, 17, 18। तो किससे हो गए भाई? 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद किसमें आते हैं? समता के अधिकार में। अब इसमें कितने आएंगे? 4। 18 तक यहां आ गए तो 19, 20, 21, 22। 19, 20, 21, 22। तो 19 से 22 तक के कहां आ गए? स्वतंत्रता के मांगे। इसमें कितने आएंगे? 2। 22 तक यहां आ गए तो 23 और 24। इसमें 23, 24 आर्टिकल आएगा। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता में कितने आएंगे? 4। 24 तक यहां आ गए 25, 26, 27, 28। तो 25 से लेकर 28 तक के कहां आ गए भाई? इसमें आ गए। आते हैं शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। कितने आएंगे? 2। 28 तक यहां आ गए तो 29 और 30। तो यहां पर हमने लिख दिया 29 और 30। बात करते हैं संवैधानिक उपचारों में कितने आएंगे? 4। 30 तक यहाँ आ गए 31, 32, 33, 34, 35, 5 और है ना। अरे भाई 31 को तो हमने पहले ही क्या कर दिया? हटा दिया। तो 31 हट जाएगा तो कहां से गिनेंगे? 32 से। 32, 33, 34, 35। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 32 से लेकर 35 तक। बोलो 54, 24, 24। अब आपसे कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद आते हैं? 4। स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? 19 से 22। कहीं को याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये ट्रिक याद करना है, समस्व शोध करना है शिक्षा सर्वे पर, और 54, 24, 24 ये ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बना दिया। अब बात आती है प्रश्न के ऊपर कि भाई अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी नागरिक के विरुद्ध विभेद नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 15 पर 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर विभेद नहीं किया जाता। जाति, धर्म, नृजाति, लिंग और जन्म स्थान। जाति, लिंग, धर्म, नृजाति और जन्म स्थान के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते हो 5 आधारों पर। अनुच्छेद 15 के तहत अनुच्छेद 15 में 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते। 3 तो आपके दे रखे हैं, जाति, जन्म और लिंग, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 15 की अपवाद भी है 15(3), जिसमें महिलाओं और बच्चों को विधिक अधिकार दे रखे हैं। तो महिलाओं और बच्चों को मूल रूप से मुख्यतः 2 ही दे रखे हैं, ज़्यादातर हम 2 ही पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 वाला पढ़ते हैं, और एक घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 वाला पढ़ते हैं। वो अनुच्छेद 15(3) के तहत बच्चों को तथा महिलाओं को कुछ विधिक सहायता दे रखी है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(4) की जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग विशेषकर SC व ST को सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में छूट देनी चाहिए। ये 15(4) कह रहा है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग विशेषकर SC व ST को सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में छूट देनी चाहिए। अनुच्छेद 15(5) क्या कह रहा है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग विशेषकर SC व ST को सरकारी संस्थाओं के साथ निजी शिक्षण संस्थाओं तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी क्या देनी चाहिए? छूट देनी चाहिए। ये 15(5) कह रहा है। 15(6) आपको पता है कि अभी EWS के माध्यम से जोड़ा गया। 15(6) और 15(16)(6) वाली बात वो हम बाद भी बात करेंगे। इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अनुच्छेद 19 के अधीन नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त है? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत दे रखी है। ठीक है। भारत के राज्यों में निवास संचलन करने की स्वतंत्रता, ये भी है अनुच्छेद ये दे रखी है, सी में नहीं है, ये डी में है ना। ठीक है, ये उपयुक्त सभी आएगा। मैंने आपको बताया था 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, जिनमें से एक पहले 7 थी। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(f) इसको क्या कर दिया गया भाई? हटा दिया। अनुच्छेद 19(1)(f) को हटा दिया गया है, तो ध्यान रखना 6 ही बची है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थगन आदेश जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? स्थगन का मतलब रिट जारी करने का, कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थगन जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को, अगर हम उच्चतम न्यायालय, इस उच्च न्यायालय को तो 226 के तहत, और हम अगर उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय को बात करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और कितने प्रकार की दे रखा है स्थगन जारी करने का? 5 प्रकार का दे रखा है। अब 5 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक तो कौन सा होता है भाई? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक। दूसरे की हम बात करते हैं परमादेश, दूसरे की हम बात करते हैं परमादेश। तीसरे की हम बात करते हैं प्रतिषेध। चौथे की हम बात करते हैं उत्प्रेषण, और 5वां जो है वो अधिकार परीक्षा। पांचवा है अधिकार परीक्षा। ध्यान रखना, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार का स्थगन बोले तो रिट जारी करता है, और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात किसी गैर तरीके से बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय देता है। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से उसे बंदी बनाया है और 24 घंटे के भीतर वो न्यायालय में पेश नहीं करता है, तो उस संबंधित अधिकारी के ऊपर कोर्ट क्या करता है? कार्रवाई करता है, या उसके ऊपर कोई जुर्माना लगाता है, या तो जुर्माना भी लगा सकता है या उसे सजा भी कर सकता है, दोनों हो सकता है। परमादेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी कार्य को उसके कार्य भीतर में रहने के आदेश देते हैं, यही इसका सर्वोच्च आदेश होता है। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? रोकना। कि अगर कोई अर्धन्यायिक संस्था या कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में, कोई अर्धन्यायिक संस्था अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुनाने लग जाता है कि उसके अधिकार में नहीं है, फिर भी वो फैसला सुना रहा है, तो उस फैसले को प्रतिषेध जारी करके सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? रोक सकता है। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना, कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या कोई अर्धन्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुनाने लग जाते हैं, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे प्रतिषेध जारी करके रोक सकते हैं। उत्प्रेषण क्या होता है? कि कोई अधीनस्थ न्यायालय या कोई अर्धन्यायिक संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुना देते हैं, तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनने घोषित कर सकती है। यह हुआ। अधिकार परीक्षा, किसी कार्मिक को उसकी नियुक्ति का आधार पूछ सकते हैं कि भाई आपकी नियुक्ति का आधार क्या है, उसके कागजों की दोबारा से जांच कर सकता है कोर्ट। ये किसके तहत? अधिकार परीक्षा के तहत। तो पूछ क्या रहा है? 226 आर्टिकल आ जाएगा, और उच्चतम न्यायालय पूछे तो 32। समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को, अगर नहीं आ रहा तो बता देना भाई। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को बताइए भाई। हाँ, इसमें तो आंसर ही नहीं है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है। अनुच्छेद 19, नागरिकों के मध्य केवल मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, तो अनुच्छेद 15 है। ये तो अनुच्छेद कौन सा है? 15 है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है भाई? ध्यान रखना, हमें 29 और 30 के तहत। अनुच्छेद 29 और 30 के तहत शिक्षा व संस्कृति का। राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार हमें 16 के तहत मिला हुआ है। किसके तहत मिला हुआ भाई? 16 के तहत मिला हुआ है। तो अब मिला सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 19 वाले में तो क्या आएगा? बी। ठीक है। 16 में क्या आएगा? डी। इसमें सी आएगा और इसमें ए आएगा। तो इसका आंसर हो गया बी डी सी ए, बी डी सी ए। तो ध्यान रखना, आंसर मिला सकते हो आप इसको। एक बार मैं इसको जूम कर देता हूं। बी डी सी जो भी है वो आ जाएगा इसका आंसर। दिख रहा होगा तुमको?
ये देखो बी डी सी ए, तो अर्थात 2 4 3 1, तो सी नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो गया भाई, सही हो गया। ये देखो 2 4 3 और 1, यही है ना। हाँ ठीक है, अगले प्रश्न के चलते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने की स्थिति में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबन नहीं होता है? कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? तो मैंने आपको बताई, दो चीज बताई। ये निलंबन के दो अनुच्छेद हैं, एक तो है 358 और एक है 359। ठीक है, 358 तो क्या है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 सबसे पहले निलंबन होगा, ये तो 358 में है। और अनुच्छेद 359 में क्या है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 को तथा 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबन हो जाएंगे। पूछ क्या रहा है भाई साहब, 352 आपातकाल लग गया, स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है। भाई समानता का अधिकार किस में आएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर किस में आएगा, 18 तक आएगा, ये तो हो जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, ये तो सबसे पहले निलंबित होता है। अपराध में दोष सिद्धि होने पर रक्षा, ये अनुच्छेद 20 में है, और 20 और 21 तो निलंबित नहीं होते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 32 में है। तो अपराध में दोष सिद्धि होने का अनुच्छेद 20 में है भाई। अब 20 में भी कितनी बातें लिखी हुई है, 2, कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलनी चाहिए, उसको दोहरी सजा नहीं होनी चाहिए। कौन सा आर्टिकल कह रहा है, अनुच्छेद 20। एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलनी चाहिए, दोहरी सजा नहीं मिलनी चाहिए, यह अनुच्छेद 20 एक कह रहा है। लेकिन न्यायिक कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई दो नहीं होगी, वो एक ही होगी। दूसरी बात क्या लिखा है अनुच्छेद 20(2) क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने, अपराधी ने जिस दिन अपराध किया है, उस दिन जो उस अपराध की जो सजा निर्धारित है वही सजा उसे मिलनी चाहिए, ना कि उसकी सजा पूर्व तिथि से लागू हो सकती है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जैसे किसी ने आज अपराध किया, आज है 30 मार्च 2023, आज की कोई अपराध की सजा 2 साल है, लेकिन उसके ऊपर अपराध साबित हुई 1 साल लग जाता है, और 1 साल बाद में आज के अपराध की सजा 5 साल हो जाती है। लेकिन 1 साल बाद में जब उसे सजा मिली तो उसे 5 साल नहीं मिलेगी, उसे आज के समय, उस जिस दिन अपराध किया था उस दिन उस अपराध की क्या सजा निर्धारित थी वही सजा उसे आगामी दिनों में मिलेगी, ना कि उसे कोई बड़ी हुई सजा मिलेगी। बोलो समझ में आया? यह अनुच्छेद 20(2) कह रहा है। तो अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित हो जाता है, यह क्या कर रहा है, निलंबित नहीं होता है, सॉरी 20-21 को छोड़कर सभी निलंबित जाते हैं। तो अपराध में दोष सिद्धि रक्षा, यह अनुच्छेद 3 निलंबित नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान द्वारा प्रदत्त शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित नहीं है? अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं, 2, एक तो 23 और एक 24। अब अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है, बलात्श्रम, एक तो बेगार प्रथा तथा मानव व्यापार, मानव दुर्व्यवहार बोल दो या मानव व्यापार। बलात्श्रम क्या होता है, किसी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी देना, उसे हम बलात्श्रम कहते हैं, बलात्श्रम हो गया। और बेगार प्रथा कि अगर किसी के पास, कोई साहूकार के पास कोई कर्जा ले लेते हैं, अब साहूकार उस व्यक्ति को कर्जे के बदले अपने घर का कार्य और अन्यत्र कोई बेकार के कार्य करवाए, उसे हम बेगार प्रथा कहते हैं। मानव व्यापार, मानव का आपस में व्यापार करना ये गलत है, यह अनुच्छेद 23 इस चीज पे रोक लगाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम है, मानव व्यापार, मानव दुर्व्यवहार है, और एक और बताया मैंने, बेगार प्रथा है, यह अनुच्छेद 23 में है। तो अब देख लो, बलात्श्रम मैंने बताया न्यूनतम मजदूरी से कम देना, मानव की अवैध तस्करी मैंने बता दिया, ये तो अनुच्छेद 23 में है, बिल्कुल ये तो है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह अनुच्छेद 17 में है, अनुच्छेद 17 में। छुआछूत का अंत जिसको हम बोलते हैं, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है, सॉरी 17 में है, तो ये तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार, ये अनुच्छेद 29 में है। कौन से में है, अनुच्छेद 29 में है। कारखानों एवं खानों में बच्चों को नियोजन के प्रतिशोध, अर्थात ये तो अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में, बड़े बड़े उद्योगों में काम नहीं होना चाहिए, ये अनुच्छेद 24 करा है। तो ये दो तो बात तो सही है, पूछ क्या रहा नहीं है, तो 2 व 3 नहीं है। अब इसमें 2 व 3 ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहे हैं, वही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 17 में है और ये 29 में। पूछ क्या रहा है, 23-24 वाली बात पूछ रहा है, तो इसमें बी व सी, तो 2 व 3 इसमें सही हो गया, बी नंबर का ऑप्शन हो गया, दिख रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, आगे बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, ये तो आपको पता होगा सब लोगों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण, लोक कार्यालय को अनाधिकृत तरीके से ग्रहण करना, ये तो अधिकार परीक्षा है।
देखो यहाँ तो अधिकार परीक्षा आ गया, ठीक है। और विधि के विरुद्ध किसी को निरुद्ध करना, हाँ ये आ गया बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला। परमादेश सार्वजनिक कर्तव्यों को न निभाना, ये परमादेश आ गया। प्रतिषेध, देखो ये लो, अधीनस्थ न्यायालय को किसी विषय पर विचार विमर्श करने से क्या करना, रोकना। अभी 2 मिनट पहले बताया था प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, रोकना। उत्प्रेक्षण का अर्थ क्या होता है, फैसला सुना है उसको शून्य घोषित करना। ये तो हो गया भाई। अब इसमें तो जैसे 2 है, इसमें 1 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है। 2 1 4 3। अब 2 1 4 3 जिस भी ऑप्शन में होंगे वो आपको मिला दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें 2 4 2 1 4 3 तो किसी में नहीं है भाई। अच्छा उल्टा सुल्टा हो गया क्या। विधि के विरुद्ध किसी को निरुद्ध करना, परमादेश सार्वजनिक कर्तव्यों को न निभाना, अधिकार प्रचार लोक कार्यालयों को अनधिकार तरीके से ग्रहण करना। 1 मिनट। और प्रतिषेध इसको रोकना। देखो इसमें पहले में बी आ रहा है, परमादेश में ए आ रहा है, यहाँ किसी में भी नहीं आ रहा। तो चलो इस प्रश्न को मैंने बता दिया, वो हिसाब से कर लेना आप लोग, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है। तो राज्य भारत की संसद या सरकार राज्य में शामिल है क्या, बिल्कुल इसमें शामिल है। राज्य की विधायिका एवं सरकार बिल्कुल इसमें शामिल है। राज्य की सीमा क्षेत्र तथा भारत के अधीन स्थानीय एवं अन्य निकाय तीनों इसमें शामिल है। तो 1 2 3 सभी शामिल हो जाएंगे। सॉरी ये तो क्या हो गया, अच्छा, इसको कल सही कर लेंगे भाई, ठीक है। तो 1 2 3 सभी इसमें सही हो जाएंगे कि राज्य के अधीन। मैंने आपको बताया एनजीओ भी शामिल होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर मत है, कई लोग इसमें समर्थन में हैं, कई असमर्थ में भी है। तो वो चीज़ तो आपको मैंने क्लास में बता दी थी, उसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना अपने को। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में, उपाधियों का अंत किस में है, अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। तो ये तो आपको पता ही लग गया सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्पसंख्यकों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, धार्मिक मामलों में 26। तो ये देख लो आप कौन से अनुच्छेद में मिला रहे हो आप। उपाधियों का अंत 18 में है। देखो सेना और शिक्षा को छोड़कर सभी जगह उपाधियों का अंत हो चुका है अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के, धार्मिक मामलों के अंदर आप पैसा एकत्रित कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा। यह आता है अनुच्छेद 26 के अंदर। 27 में क्या होता है कि राज्य को ऐसा कर आरोपित नहीं करेगा जो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देवे, ये 27 में होता है। अल्पसंख्यकों की भाषा व संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंदर है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, मिला लेना इसके अंदर क्या क्या है वो आपको पता है। यहाँ देख लेना कौन से में आएगा। पहले में उपाधियों का अंत तो कौन सा आ गया, सी नंबर का आ गया। और धार्मिक स्वतंत्रता में 26 है तो इसमें डी नंबर आ गया। और इसमें 29 है तो इसमें ए नंबर आ गया। और इसमें क्या है, बी है, ठीक है। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी ये देखो दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। आ जाओ। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी दिया जाता है, तो ध्यान रखना केवल भारतीयों को प्राप्त। अगर आपसे पूछे केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार कौन से हैं, केवल भारतीयों को प्राप्त, केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 15 16, अनुच्छेद 15 16 19 29 और 30। अनुच्छेद 15 16 19 29 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। 5 8 15 16 19 29 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा विदेशियों को भी प्राप्त है तो भारतीयों को भी प्राप्त है दोनों। तो देखो 15 भी है, 19 भी है, 29 भी है। अनुच्छेद 14 ये देखो यहाँ आ गया ना, केवल भारतीयों को प्राप्त नहीं है, क्या पूछ रहा है, विदेशियों को भी प्राप्त है, तो अनुच्छेद 14 आ जाएगा इसमें। ध्यान रखना अनुच्छेद 15 16 19 29 केवल भारतीयों को प्राप्त है, इसके अलावा विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। पूछ क्या रहा है, विदेशियों को भी प्राप्त है, तो ये तो भारतीयों को, ये भी भारतीयों को, ये भी भारतीयों को, ये विदेशियों को, ये 14 प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है, सॉरी। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, ये मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 20(1) में ये बात लिखी हुई है। किसमें, अनुच्छेद 20(1) में बात लिखी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता, ये 20(2) में लिखा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने में बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी 20(2)(a) में लिखा हुआ है। तो ये तो तीनों ही बातें सही है, तीनों बातें सही है, आप मिला सकते हो इसमें, ये तीनों बातें सही है, 1 2 3 जो भी है इसके अंदर।
है क्या कोई ऑप्शन में? बिल्कुल ये रहा ऑप्शन 1 2 3 सभी सही है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की ओर चल। मैं बता दिया ये आपको, अनुच्छेद 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आरक्षण दिया गया था सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग लोगों को, ये तो पहले ही दे दिया था भाई, ये तो 103वें की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ तो। राजनीतिक दृष्टि से ना, ये तो किसी को नहीं दिया गया। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS अनुच्छेद 16(6) और अनुच्छेद 15(6) इन दोनों आर्टिकलों को ध्यान रखना 15(6) और 16(6) आर्टिकल को, तो सी नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 10% आरक्षण दिया गया था भाई। ठीक है, आओ अगला प्रश्न। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है? ये अमेरिका के संविधान की देन है, बिल्कुल बात सही है। इसका प्रावधान भाग 3 में बिल्कुल सही है। ये वाद योग्य नहीं है, बिल्कुल है, वाद योग्य है ये तो। अरे न्यायालय में जा सकते हो ना, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय में जा सकता है, तो वाद योग्य तो है। ये दे रहा है नहीं है, तो ये तो गलत हो गया तीसरा। तो इसमें तो 1 व 2 ही सही है, 1 व 2 ही सही है। वाद योग्य है मौलिक अधिकार, ध्यान देना इस प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे, बिल्कुल नहीं बना सकती। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है। केवल एक ही सही है, केवल क्या है? एक ही सही है। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? विधि के समक्ष समानता की अवधारणा अमेरिका से ली गई है, बिल्कुल बात है। विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ये किससे लिए? नहीं सॉरी, विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, और विधि से ये गलत है। इस प्रश्न को थोड़ा डाउट रखते हैं, बाद में देखते हैं इस प्रश्न के ऊपर। ठीक है, आज के लिए जो प्रश्न थे वो 20 प्रश्न मौलिक अधिकारों को भी। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो मौलिक अधिकारों में तो और बता देना, मैं और भी प्रश्न इसमें बना दी जाएगा। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।